हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चेक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं साइंस का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो है आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग से पहले हमने किया है कि आनुवंशिक क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, किस प्रकार के जीन होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, खोज कैसी हुई और इनका क्या क्या कार्य है। तो ये अच्छे से हमने लास्ट क्लास में किया है, क्योंकि जब तक हम जीन या फिर क्रोमोजोम डीएनए आरएनए से समझ नहीं पाएंगे तो हम अच्छे से आनुवंशिक रोग नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम करेंगे क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे खोज हुई, इनका कार्य क्या है, अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे मैं बात करते हैं कि क्रोमोजोम है जो, जैसे जीन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या है, जीन डीएनए पे चिपके होते हैं। और ये डीएनए क्या है, ये जो आपका क्रोमोजोम है एक्स टाइप का, ये थ्रेड स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धाग्यों संरचना। इस पे क्या होते हैं, काफ़ी मात्रा में डीएनए होते हैं। और ये डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, सेल कोशिका के केंद्रक में। जैसे ये डीएनए है, डीएनए क्या है क्रोमोजोम पे, और डीएनए पे क्या होते हैं, जीन, और जीन ही क्या है, डीएनए ही किस पे, क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम केंद्रक पे, है ना। इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया होगा। तो इस क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इस केंद्रक में क्या काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोजोम में जो ये इसके होते हैं क्रोमोजोम में, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। क्रोमोजोम में सेंट्रोमेर हो गए, क्योंकि इसकी आर्म होगी, ठीक है, लॉन्ग आर्म या फिर शॉर्ट आर्म। और ये सेंट्रोमेर, ये इसमें क्या है, जैसे ये धागे में स्ट्रक्चर है, जैसे में ये क्या है, डीएनए है। डीएनए कहाँ होती हैं, क्रोमोजोम पे चिपके होते हैं। और डीएनए में जैसे ये पार्ट है, ये क्या है, आपका जीन है। और जीन के भी आगे क्या है, भाग होते हैं, इंट्रोन एक्सोन इंट्रो एक्सोन, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम क्या है, डीएनए और प्रोटीन का बना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड मतलब धागे नुमा संरचना, जिसमें हमारे आनुवंशिक लक्षण जो जीन होते हैं उनको क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। आनुवंशिक लक्षण जो जीन होते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। अगर थोड़ा सा हम आम भाषा में समझे, जो डीएनए है, मान के चलो वो आपकी क्या है, किताब है। डीएनए क्या है, किताब है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे ये डीएनए है, ये क्या क्रोमोजोम है, ये क्या है, सेल है। तो इसमें जो आपका डीएनए है वो क्या है, किताब है। तो जो उस पर डीएनए है, जो उसमें जो किताब है, उस किताब के अंदर काफ़ी क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं, या कोई कहानी होती है, पोएम होती है, स्टोरी होती है। तो जो जीन होंगे वो एज लाइक क्या होगी, आपकी कहानी होगी। क्या है, जीन। देखो, डीएनए किताब है तो जीन क्या है, कहानी है और स्टोरी है। और जो क्रोमोजोम हो गए, मतलब क्रोमोजोम में क्या है, अब क्रोमोजोम में काफ़ी मात्रा में क्या है, डीएनए है, तो वो क्या है, अलमारी है, जिसमें काफ़ी मात्रा में क्या है, किताब है ना। तो क्रोमोजोम क्या है, देखो, किताब, अलमारी में क्या, काफ़ी मात्रा में किताब है। और एक किताब क्या है, डीएनए है। उस किताब के अंदर काफ़ी मात्रा में क्या है, कहानियाँ लिखी हुई है ना। तो क्या है, डीएनए किताब है, तो जीएन क्या है, कहानी है। और क्रोमोजोम क्या है, किताबों की अलमारी, जिसमें काफ़ी मात्रा में बुक्स रखी हैं। समझ में आया। गुणसूत्र की खोज, क्रोमोजोम की खोज अकेले साइंटिस्ट ने की थी। तो देखो, सबसे पहले कार्ल विल्हेम वॉन नगेलिन ने 1842 में सबसे पहले पौधों में कोशिकाओं को धाग्यनुमा संरचना देखी। सिर्फ क्या है, पौधों के अंदर कोशिकाओं में धाग्यनुमा संरचना देखी। क्या है, धाग्यनुमा संरचना देखी। किसने, कार्ल विल्हेम वॉन नगेलिन ने 1842 में। उसके बाद जो विल्हेम होफमेस्टर थे, उन्होंने 1848 से 49 में पौधों की कोशिका में भी विभाजन देखा। क्या है, विभाजन संरचना का, या उसमें विभाजन देखा, मतलब वो कोशिका डिवाइड हो रही थी। और उन डिवाइड होने के बाद उनकी वो डिवाइड की, जो डिवाइड या उनके टुकड़े हो रहे थे, तो उनकी संरचना देखी भी, क्या ये टुकड़े हो रहे हैं, वो किसने देखी थी, होफमेस्टर ने देखी थी। होफमेस्टर वैज्ञानिक ने देखी थी कोशिकाओं का विभाजन का स्ट्रक्चर या संरचनाओं का स्पष्ट वर्णन किया था। उसके बाद वर्णन ये भी कैसे, जो विभाजन हो रहा है सेल का, ये सेल का विभाजन किस टाइप से हो रहा है, तो वो साइंटिस्ट आए थे वाल्थर फ्लेमिंग। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्रोमोजोम की अकेले किसी एक ने खोज नहीं की थी, सब किसी ने कुछ सभी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग
कोई ना कोई कार्य है या कैसे दिखाई देती हैं, कैसी संरचना है, क्या प्रोसेस से इनका डिवाइड होते हैं, टुकड़ों में टूटते हैं, वो अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया था। तो जैसे इन्होंने पौधे की संरचना देखी धागेनुमा और उसके में कोशिका विभाजन देखा, वाल्टर फ्लेमिंग ने मिटोसिस के दौरान क्रोमोसोम की वास्तविक संरचना का अध्ययन किया। इन तो वर्णन किया था, और वास्तविक अध्ययन किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में। याद रखना, खोज कार्ल विल्हेम वगेने ने, और उसके बाद विल्हेम ओमफेस्टर ने क्या है कोशिका विभाजन का वर्णन किया, और बिल्कुल उसके बारे में अध्ययन किसने किया था कि किस प्रोसेस से ये कोशिका का विभाजन हो रहा है? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। मिटोसिस, और मिटोसिस का मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब समझते हैं? सम का मतलब, इसके बारे में कोशिका के बारे में जब हम करेंगे अच्छे से जानेंगे, जैसे कैंसर के बारे में भी, जैसे किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है ना, वो आते हैं असंक्रमण रोग के बारे में, जिसको नॉन इन्फेक्टिव बोलते हैं, उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो आपका माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन है। सम का मतलब समान, सूत्री, सूत्र में जो आपके गुणसूत्र हैं, कोशिका है, और उनमें विभाजन, टुकड़ों में टूटना। तो समान मतलब बराबर भागों में टूटना, वह प्रक्रिया जिनमें एक यूकेरियोटिक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब बराबर बराबर भागों में टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, ये क्या इसके टाइप हैं। तो समसूत्री समझ में आएगा, माइटोसिस प्रोसेस जिसको समान भागों में टूटना और आगे उत्पन्न होना। उसके बाद एनरिच विल्हेम वाल्डेयर ने संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया। तो नाम किसने दिया था क्रोमोसोम? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो कौन है? हेनरिच विल्हेम वाल्डेयर। हेनरिच विल्हेम वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था। ये कुछ देखने के बाद क्रोमोसोम नाम दिया। समझ में आया? संरचना किसे देखी, वर्ण किसने किया, अध्ययन किसने किया, और नाम किसने दिया। और जो अध्ययन किया था वो मिटोसिस बताया कि ये जो विभाजन हो रहा है, विभाजन का स्ट्रक्चर तो वर्णन किसने नहीं किया, फिर उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, और फिर बताया कि ये मिटोसिस प्रोसेस के जरिए क्या इसका विभाजन होता है। अब देखो, ये क्या आपका क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम देखो, जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। तो क्रोमोसोम इस टाइप का होता है, एक्स टाइप का। इसमें जो ऊपर वाली जो इसकी लेग्स होती हैं वो क्या थोड़ी छोटी होती है, और नीचे वाली क्या होती है? बड़ी होती हैं। जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और ये जो नीचे वाली होती हैं इसको बोल देते हैं लॉन्ग आर्म, इसको बोल देते हैं शॉर्ट आर्म। और जो इसमें ये येलो कलर का ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे घुमावदार, ये क्या है? आपका डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। उसके बाद जो ये वाली हैं ये दोनों, इसको बोलते हैं सिस्टम क्रोमेटिक। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिक। ये इसका एक, ये क्या है? वैसे एक ये बता रखा है भाग, इसको शॉर्ट, इसको लॉन्ग, और इसको क्या सेंट्रोमेर, ये क्या है? डीएनए है। और जो ये है इसकी जो टांगे हैं इसको क्या बोल देते हैं? दोनों को सिस्टर क्रोमेटिक। ये सिस्टर क्रोमेटिक, ठीक है। ये क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, और ये क्या है? सिंगल क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग दिखाई देता है, इस टाइप का होता है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो सिस्टर क्रोमेटिक क्या होती हैं? जो लॉन्ग आर्म होती हैं वो सारी होती हैं सिस्टर क्रोमेटिक होती है। क्या इसमें सेंट्रोमेयर होता है? बिल्कुल बीच में जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है। डीएनए कहाँ दिखाई देती हैं? जो इसकी आर्म होती हैं उनमें क्या है? डीएनए धागे संरचना में क्या है? ये दिखाई देता है घुमावदार में। ये क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम के जो अलग अलग टाइप होते हैं, क्रोमोसोम अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे ये भी क्या है? क्रोमोसोम है। ये भी क्या है? क्रोमोसोम है। ये भी क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो इस टाइप का क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इस टाइप का होगा उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और इस टाइप का होगा उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और जो इस टाइप का होगा उसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। ये सब क्या है? क्रोमोसोम है। उसके बाद ये टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रोमोसोम के प्रकार हैं, तो वो प्रकार किसके बेस पे? सेंट्रोमेयर के बेस पे। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो आर्म बताई थी लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म, उसको क्या बोलते हैं? क्याऊ आर्म या पी आर्म, अलग अलग, ठीक है। क्याऊ और पी आर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इस टाइप का दिखाई देता है, मतलब बराबर बराबर आर्म होती है इनकी, इक्वल इक्वल, और बीच में क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है, जो क्या है? एक्स शेप का दिखाई देता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर है क्रोमोसोम 1 है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं टोटल?
46 क्रोमोजोम होती हैं या फिर 23 जोड़े, और 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, 23 में होता है सेक्स क्रोमोजोम, एलोसोम बोलते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्रोमोजोम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, इस टाइप का होता है, ह्यूमन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के बीच में सेंट्रोमेर पूछ लेते हैं, तो मेटासेंट्री के अंदर सेंट्रोमेर कहाँ दिखाई होता है, बिल्कुल बीच में होता है। क्या होता है, बीच में होता है। इसकी क्या आरम क्या है, नीचे वाली, पी आरम क्या है, ऊपर वाली, ठीक है ना, इनको आरम बोलते हैं। और ये क्या है, इसकी सिस्टम क्रोमेटिक, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हमें सब मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा एक और खिसका होता है, मतलब थोड़ा एक ज़्यादा और खिसका होता है। दूसरा ये किस शेप का होता है, एल शेप का। देखो ये किस शेप का है, एल शेप का, उल्टा एल शेप का। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चौथा क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़े बताए ना, तो जो चौथा जोड़ा होता है, फोर्थ जोड़ा होता है, वो इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का, इसको बोल देते हैं सब मेटासेंट्रिक है। तो 4 टाइप के हैं। पहला कौन सा है, पहला किया है हमने सेंट्रोमेर की स्थिति में मेटासेंट्रिक, उसके बाद हम कर रहे हैं सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक बहुत ऊपर की ओर होता है। जो सेंट्रोमेर होता है ना, देखो उसमें क्या था, पहले वाले में बिल्कुल बीच में था, अब इसके अंदर ये बिल्कुल लॉन्ग होगी और थोड़ा सा ऊपर खिसका होता है सेंट्रोमेर। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। तो ये सेंट्रोमेर में क्या है, जो आपका ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, जो टाइप्स कर रहे हैं हम, एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो ये सेंट्रोमेर है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है, और जो पी होती हैं बिल्कुल शॉर्ट होती हैं, और ये क्या होती हैं, थोड़ी लॉन्ग होती हैं। और इसमें देखो एक क्या होती है, बहुत छोटी होती है, दूसरी क्या होती है, बड़ी होती है। ये क्या होती है, छोटी है, ये क्या बड़ी है, ये क्या छोटी है, ये क्या बड़ी आर्म है ना। और ये मानव के अंदर 13वां जोड़ा, 14वां या 15वां या 21वां, 22वां इस टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, है ना, इस टाइप के क्रोमोजोम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं फोर्थ टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम की। टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, ये बिल्कुल सिरे पे एंड, जो सेंट्रोमेर होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, एंड पे होता है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल क्या एंड पे होता है, ये हाफ क्रोमोजोम है ना। तो ये सेंट्रोमेर और ये क्या है, क्रोमोजोम आर्म होती हैं। तो सेंट्रोमेर बिल्कुल सिरे पे होता है, ठीक है। बिल्कुल क्या होगा, सिरे पे हो गया, केवल एक आर्म दिखाई देगी। इसमें क्या है, ये एक आर्म है, क्या है, ये एक आर्म है। इसको यार डॉट शेप भी बोल देते हैं, देखो ये डॉट शेप है या आई शेप है। और ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य में तो नहीं होगा, ये क्या है, जो चूहे होते हैं उनमें इस टाइप का क्रोमोजोम देखने को मिलता है। तो पूछ लेती हैं कि जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम है वो किस में पाया जाता है, तो मोस्टली चूहे के अंदर पाया जाता है। दोबारा देखिए, मेटा बिल्कुल बीच में होता है, सब मेटा थोड़ा सा ऊपर होता है, ये छोटे होते हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है, और छोटे होते हैं, और ये बिल्कुल क्या है, ऊपर होता है। टेलोसेंट्रिक, नॉट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता, ये थोड़ा आप क्लियर कर लो। उसके बाद बात करते हैं हम क्रोमोजोम की, वो था हमारा किसके आधार पर, सेंट्रोमेर के आधार पर 4 प्रकार का था। अगर बात करें कार्य फंक्शनल टाइप के आधार पर या कार्य के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑटोसोम्स, जिसको गैरलिंगी बोल देते हैं, और एक होता है एलोसोम, या इसको सेक्स क्रोमोजोम भी बोल देते हैं, जिसको लिंग गुणसूत्र बोल देते हैं। जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 जोड़े मानव के अंदर होते हैं। कितने, 22 जोड़े। और जो ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ये 23वां जोड़ा होता है। लेडीज मादा के अंदर XX और मेल के अंदर XY। इसी के बेस पे क्या है, लड़का लड़की या डिटर्मिनेशन का पता चलता है कि लड़का है लड़की। जब ये Y गुणसूत्र इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, या XX होगा तो उससे क्या होगा, अच्छे से बात करेंगे। तो समझ में आया, फंक्शनल के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम जिसको लिंगी बोल देते हैं, गैर लिंगी, और जिसको क्या बोलती हैं, लिंग गुणसूत्र, जिसको एलोसोम या फिर सेक्स गुणसूत्र बोलते हैं। वो कौन सा जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है, 23वां, जिसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है या फिर XX। तो लिंग डिटर्मिनेशन तय करते हैं, यही क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन तय करते हैं कि लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये लड़का होगा या लड़की होगी। इसके बारे में अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और पूछ लेते हैं जो सेक्स क्रोमोजोम है मानव के अंदर किस टाइप का पाया जाता है, तो XY, और मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX।
ये देखो, ये मानव के जो गुणसूत्र हैं इस टाइप के होते हैं। जो पहला गुणसूत्र है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इस टाइप का, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22। ये क्या है, इस टाइप के क्रोमोसोम जो मानव के अंदर है। जो 23वां है ये कौन से होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। सारे क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब फीमेल मेल के अंदर सेम। और इन गुणसूत्रों में कुछ ना कुछ मान के चलो 10वां गुणसूत्र 11वां को या 13वां या फिर 17वां, 19वां, 21वां, 5वां गुणसूत्र को कौन सा भी गुणसूत्र में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना, तब्दीली होना, चेंजिंग होना, घट जाना, एक बढ़ जाना, तो इनकी वजह से क्या है, आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब आनुवंशिक रोग करेंगे। और ये जो 23वां जोड़ा है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं, ये 23वां जोड़ा, इसमें क्या एक्स एक्स फीमेल के अंदर और एक्स वाई क्या है मेल के अंदर मिलते हैं। आइए अब इसके बारे में करेंगे कि किस प्रकार से एक्स वाई और एक्स एक्स से क्या है लड़का, बेबी गर्ल या बेबी बॉय पैदा होता है। देखो जो मेल है, मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, और जो मदर है उसके पास कौन सा होता है, एक्स एस होता है। इनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो 23वां जोड़ा होता है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब मेल का एक्स और फीमेल का भी एक्स हो तो क्या होगी, लड़की। क्या होगी, लड़की। अगर मेल का एक्स वाई और मदर का एक्स तो क्या होगा, लड़का। उसके बाद इसका मेल का एक्स गुणसूत्र और इसका ये एक्स गुणसूत्र तब भी लड़की। अगर इसका वाई और इसका वाई, इसका मतलब ये दो कैसे आ रहे हैं कि पहला एक्स आया गया, इसका तो एक्स ही, और इसका पहला एक्स तब भी लड़की, इसका एक्स और दूसरा इसका एक्स तब भी लड़की, इसका वाई और इसका जो एक्स पहला या इसका एक्स वाई तब भी क्या होगा, लड़का पैदा होगा। कब होता है लड़का, जब मेल की साइड से क्या है, वाई गुणसूत्र जाएगा। और वाई गुणसूत्र कोशिका के द्वारा, स्पर्म के द्वारा क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जीगोट एम्ब्रॉय बनता रहता है, और उसके बाद फिर क्या है, पता चलता है। ठीक है, तो कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल कैसे गुणसूत्रों का ट्रांसफर होता है, और फिर कैसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो एक्स वाई से याद रखना बेबी बॉय होता है। अब बात करते हैं विशेष गुणसूत्र। देखो, पहले सेंट्रोमेर की अकॉर्डिंग 4 टाइप के थे, और उसके बाद कार्य के आधार पर 2 टाइप के। अब विशेष गुणसूत्र भी होती हैं, स्पेशल क्रोमोसोम बोल देते हैं, होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम या फिर होलो काइनेटिक क्रोमोसोम। क्या है, होलो काइनेटिक या होलोसेंट्रिक। ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं, अगर इनकी ना लंबाई बिंदु पर पूरे न होकर गुणसूत्र की लंबाई फैल होता है। जो सेंट्रोमेर होता है ना, जैसे ये गुणसूत्र है, यहाँ पे सेंट्रोमेर है, एक नहीं होता, ये काफ़ी सेंट्रोमेर होते हैं। अगर इनके कहीं ना कहीं टुकड़े भी हो जाए, काफ़ी टुकड़े हो जाए, तब भी हर एक टुकड़ा क्या है, जो ये पूर्ण रूप से काम करता है वो एक टुकड़ा भी वैसे ही काम करेगा, क्योंकि हर एक काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं, सेंट्रोमेर होते हैं। तो देखो, डिफ्यूज सेंट्रोमीटर हर जगह से स्पेंडल फाइबर जुड़ सकते हैं। अगर ये टूट भी जाए तो हर हिस्सा क्या काम करेगा, हर हिस्सा काम करेगा। ये जैसे नेमाटोड टाइप के होते हैं या फिर लेजुला टाइप का घास होता है, उसमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ये मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे देखो, होलोसेंट्रिक है, ये क्या है, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब जिसमें एक सेंट्रोमेर दिखाई देता है। और जो आपका टाइप 2 है, इसमें काफ़ी मात्रा में, देखो ये क्या सेंट्रोमेर है, इसका वर्णन दिखाओ, इसे दिखा रहे भाई, ये कहा है, ये जो आपके सेंट्रोमेर है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल काफ़ी मात्रा में, संख्या में, इसको बोलते हैं होलोसेंट्रिक। अब इसके कहीं से भी टुकड़े कर दो तो जो ये पूरा कंप्लीट कार्य करता है वो टुकड़े भी सेम एज इट इज़ वैसे ही कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं होलोसेंट्रिक। उसके बाद जो दूसरा है उसको बोलते हैं पोलोटिन क्रोमोसोम। पोलोटिन क्रोमोसोम क्या है, विशाल आकार का होता है, और इसको मतलब क्या है, आसानी से क्या, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होने पर बनती हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, मतलब रेप्लिकेशन क्या है, जो डीएनए बनते रहते हैं। जैसे ये डीएनए होता है, ठीक है, ये ऐसे, और इस डीएनए का जब ये दो इसकी जो थ्रेड होती हैं, लाइन होती हैं,
इसको क्या अलग होता है उस प्रोसेस। उसके बाद जो डीएनए बनेगा वो प्रोसेस सारा डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम। जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा कि रेप्लिकेशन क्या होता है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। तो डीएनए का बनना, और इसको क्या ओवरआई भी बोल देते हैं, ठीक है, वो सब हम डीएनए में करेंगे। तो लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता, क्या रेप्लिकेशन होने पर क्या है, कोशिका विभाजन नहीं होता। बहुत मोटे और आसानी से सूक्ष्मदर्शी में मैंने बताया देखे जाते हैं, और ये जहाँ जीन सक्रिय होते हैं क्या है, इन पर पफिंग या फिर बल्बेनी रिंग्स दिखती हैं जहाँ जीन सक्रिय होती हैं, मतलब सक्रिय मतलब एक्टिव रहते हैं। और ये कहाँ है, ये जो अपनी फ्रूट फ्लाई होती है, मक्खी होती है एक फ्रूट कहते फ्रूट फ्लाई, उनकी लार की ग्रंथि में क्या है ये दिखाई देती हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, उनमें क्या ये पाए जाते हैं। जैसे जीनी एक्टिविटी पढ़ने के लिए उपयोगी है। और जो ये जीन होते हैं या जो ये पोलेटिन क्रोमोजोम है, अगर ये आसानी से देखे भी जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी में विशाल होते हैं, और इस जो स्टडी करती हैं, जीन की स्टडी करती हैं, इसमें आसानी से स्टडी करने में ये हेल्पफुल होता है। तो पोलेटिन कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जाता है। और कहाँ पाया जाता है, मोस्टली जो फ्रूट फ्लाई होती है उनकी, फ्रूट फ्लाई जो मक्खी होती है उनकी जो सिलेवरी ग्लैंड होती है, जिसको लार ग्रंथि बोल देते हैं, उसमें पाया जाता है। देखो ये बड़ा, ये बहुत विशाल काया का होता है। ये क्या इसका सेंट्रोमेर है, ये इसकी लेफ्ट आर्म है, ये इसकी क्या है राइट आर्म है, ये क्या एक्स क्रोमोसोम एनाफिसिस है, ठीक है, ये फिर इसकी क्या है राइट है, ये क्या है इसका ये सेंट्रोमेर, ये क्या क्रोमोसेंटर बोल देते हैं। तो ये क्या बहुत बड़ा विशाल आकार का होता है, और इसके जीन की स्टडी करने में भी इससे बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद जो तीसरा है बी क्रोमोजोम। ये क्या है बी क्रोमोजोम, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं ये मतलब बे मतलब के एक एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता, रोग भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न होना, तो देखो ये अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं जो सामान्य सेट के अलावा पाए जाते हैं, मतलब अतिरिक्त होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं उनसे अलग पाए जाते हैं, फालतू के होते हैं, कोई काम नहीं होता, ये जीव के लिए अनिवार्य नहीं होते, मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती जीव के लिए। ये नुकसानदायक और कभी कभी लाभकारी भी हो सकते हैं, मतलब क्या ज़्यादातर मोस्टली क्या है, नुकसानदायक होंगे, रोग पैदा करेंगे, अन्य कोई डिसीज़ पैदा करेंगे। और संख्या प्रजाति से प्रजाति भिन्न होती है, ठीक है। जैसे मक्का होता है, मक्की के अंदर, या फिर कुछ कीड़े होते हैं, मछली होती है, स्तनधारी होती हैं, उनमें ये क्या है ऐसे एक्स्ट्रा या अतिरिक्त क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये क्या है क्रोमोजोम है, क्या है ये क्रोमोजोम। इन क्रोमोजोम के अंदर जैसे ये क्या है एक बी क्रोमोजोम है, ये क्या है एक क्रोमोजोम, ये क्या बी क्रोमोजोम। तो जो ये है ये क्या है अतिरिक्त क्रोमोजोम है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है लाभदायक तो कम होता है, मोस्टली क्या है नुकसानदायक होते हैं। जैसे ये क्या है बी क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, ये क्या है बी क्रोमोजोम जो क्या है एक्स्ट्रा है, ऐसे क्या है ये अतिरिक्त क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं ये अतिरिक्त क्रोमोजोम होते हैं, समझ में आया। तो इसमें जैसे देखो मक्की के अंदर जैसे ये क्या है क्रोमोजोम, तो धीरे धीरे क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो गया। ये क्या है ये एम्ब्रॉय है, और ये क्या है सेंट्रल सेल है, ठीक है ना। और ये एम्ब्रॉय एंडोस्पर्म, तो ये क्या है इसमें जो ये गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा हो गया, इसकी वजह से जो मक्की का दाना होता है उसके अंदर, उन मक्की दानों के अंदर कोई ना कोई हल्की हल्की चेंजेस ही मिलेगी, ये उनमें किसी प्रकार का क्या है रोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ में आया जो आपका ये पोलेटिन नाम का बी क्रोमोजोम है, ये क्या है एक अतिरिक्त के रूप में क्या है ये क्रोमोजोम होता है। तो इसमें हमने क्या किया पोलेटिन, बी क्रोमोजोम, और दूसरा क्या होलोसेंट्रिक, याद रखना। तो क्रोमोजोम कितने टाइप के थे, क्रोमोजोम में सबसे पहले हमने किया सेंट्रोमेर के आधार पर खोज कैसी हुई, और फिर दूसरा हमने किया है कार्य के आधार पर जो ऑटोसोम एलोसोम, और उसके बाद हमने स्पेशल क्रोमोजोम 3 टाइप के बताए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है क्रोमोजोम के आधार जो क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड संबंधित MCQ क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर करेंगे हम DNA और RNA कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य है, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।